डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ना है कि प्रोटॉन्स किस तरह डिस्कवर हुए थे। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो प्लीज़ पहले जाके पिछली वाली वीडियो देखें जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़े हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है क्योंकि सेम उसी तरह का एक्सपेरिमेंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। उसमें मैंने बैकग्राउंड वाली स्टोरीज़ भी आपको बताई हुई थी, तो आपको अगर वो अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो ये भी समझ आ जाएंगे। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो चुके थे। जे थॉमसन ने हमें ये बता दिया था कि हर जितने भी मैटर्स होते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैसेस, तमाम के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज स्पीशी मौजूद होती है जिसको उसने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। अब देखें, एज अ होल एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मैं किसी भी चीज़ को हाथ लगाता हूँ मुझे करंट तो नहीं लगता। मैं लकड़ी को हाथ लगाऊँ, बोर्ड को हाथ लगाऊँ, मार्कर को हाथ लगाऊँ, ये भी सॉलिड से मिलके बने हुए हैं। अगर इसके अंदर चार्ज स्पीशी होती, यानी कोई भी नेगेटिवली चार्ज, जो भी चार्ज स्पीशी होती है ना, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर उसके ऊपर चार्ज होता है, अगर हम इसे हाथ लगाए तो हमें करंट ज़रूर महसूस होगा। ये बात हमेशा याद रखें। लेकिन मैं बोर्ड को हाथ लगाता हूँ, मैं मार्कर को हाथ लगा रहा हूँ, मुझे किसी किस्म का करंट महसूस नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि इस पे चार्ज नहीं है बल्कि ये न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है और जे थॉमसन ने हमें एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के अंदर होती है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज के साथ साथ कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशी भी ज़रूर होती है जो नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है और एज अ होल एटम न्यूट्रल बन जाता है। यानी जे थॉमसन ने हमें बता दिया था कि किसी भी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तमाम के तमाम मैटर्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। मिसाल के तौर पे एक एटम है, उसके अंदर अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है यानी 5 नेगेटिव चार्ज है, तो उसी एटम के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर मौजूद होनी चाहिए जिसके ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज हों। वो 5 पॉजिटिव चार्ज 5 नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और एज अ होल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा। इसी वजह से हमें किसी भी सॉलिड को, लिक्विड को, गैसेस को हाथ लगाने से करंट नहीं महसूस होता। हम एयर ले रहे हैं, अगर एयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते तो एयर अगर हमें तो वो चार्ज कर देती इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, क्योंकि जब भी किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आया जाता है तो वो उसको भी चार्ज कर देती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो साइंटिस्ट के जहनों में थे कि यार नहीं, कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी के साथ साथ कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशी भी ज़रूर होनी चाहिए। तो उसी तरह के एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए, जिसमें एक नाम आता है गोल्डस्टेन का। गोल्डस्टेन ने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो सेम एक्सपेरिमेंट था जिस तरह जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था, और इसने पता लगाना स्टार्ट कर दिया कि यार मैंने ये चीज़ पता लगानी है कि एटम्स के अंदर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी भी ज़रूर होती है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, हमें पता कैसे लगा कि यार एटम के अंदर ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और हमें ये कैसे पता लगा था कि यार एटम जो रेज निकल रही हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। ये मिसाल के तौर पे कैथोड है, इसके ऊपर मैंने परफोरेशन बनाई हुई है लेकिन उसमें परफोरेशन नहीं थी, यानी सुराख नहीं थे, और ये मिसाल के तौर पे एनोड है। देखिए, अगर हम जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स की बात करें ना, तो 2 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिससे हमें ये पता लगा कि यार ये रेस कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दिया कैथोड रेस का। कैथोड रेस का नाम हमने क्यों दिया? क्योंकि हमें 2 एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि ये रेस कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ जाती है। और सिमिलरली 2 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिसने ये प्रूव कर दिया कि यार ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, यानी इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हम कैथोड रेस की बात कर रहे हैं, अभी हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की बात नहीं कर रहे, यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीशी की बात नहीं कर रहे। ये हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ लिया, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी भी आसानी से समझ आ जाए। जो 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि यार ये कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं, उसमें पहला ये था कि इसके पास एक क्रॉस था, मैंने आपको बताया, इसने वो वाला क्रॉस यहाँ पे लटका दिया। जैसे ही क्रॉस लटकाया तो यहाँ पर शेडो बन गया, यहाँ पर शेडो बन गया, यानी कैथोड से रेज निकल रही थी और एनोड की तरफ आ रही थी, इसलिए शेडो यहाँ पे बना। देखिए, अगर लाइट आगे हो, मैंने आपको बताया, तो शेडो पीछे बनता है, और अगर लाइट पीछे हो तो शेडो आगे बनता है। इसका मतलब ये था कि लाइट यहाँ से आ रही है और शेडो यहाँ पे बन रहा है। पहला एक्सपेरिमेंट ये हुआ जिससे हमें पता लगा कि ये रेज निकलती हैं कैथोड से। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि इसने यहाँ पर लगा दी थी जिंक सल्फाइड की लेयर। जैसे यहाँ पे जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई तो जिंक सल्फाइड की एक क्वालिटी ये होती है कि उसके ऊपर जहाँ पर लाइट पड़ती है वो उसी जगह पे चमकती है।
तो यहाँ से जो रेज निकल रही थी वो इस कैथोड को एनोड को क्रॉस करते 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 जिंक सल्फाइड के पास गई और यहाँ पर आके जिंक सल्फाइड से स्ट्राइक कर गई, यहाँ पर आके जिंक सल्फाइड से स्ट्राइक कर गई, यहाँ पर आके जिंक सल्फाइड से स्ट्राइक कर गई और जहाँ जहाँ पर ये स्ट्राइक कर रही थी वो जगह ग्लो कर गई। ये दो एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिससे हमें पता लगा कि यार ये कैथोड रेज है और हमने इसका नाम दे दिया था कैथोड रेज। दूसरा, हमें दो एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिससे पता लगा कि यार ये नेगेटिवली चार्ज है। पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि हमने यहाँ पर ऊपर लगा दी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे लगा दी हमने नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल फील्ड्स अप्लाई कर दी। जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड्स अप्लाई की तो अगर ये वाली जो यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ रेज निकल रही हैं, अगर ये न्यूट्रल होती तो यहाँ से ये स्ट्रेट जाती विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, जिस तरह नॉर्मल लाइट होती है, लेजर लाइट होगी, जो मर्जी लाइट होगी है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, हम उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, जो मर्जी काम कर दें, वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो स्ट्रेट जाती हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही हमने ऊपर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो ये जो कैथोड रेज थी ये आहिस्ता 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 नेगेटिवली चार्ज की तरफ मूव होना स्टार्ट होगी। जैसे ये नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होना स्टार्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज है ऊपर, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव हुई, हमें ये पता लग गया कि यार इसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज ज़रूर मौजूद है इससे में। और दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि हमने मैग्नेट लगा दिया और वो मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ मूव होगी, इससे भी हमें ये पता लग गया कि यार इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब ये 4 एक्सपेरिमेंट किए गए थे नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को पता करने के लिए कि यार इस पे नेगेटिव चार्ज और ये कैथोड से निकलती हैं। अब जब जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है उसका पता लगाना था, सेम यही एक्सपेरिमेंट किए गए लेकिन रिवर्स ऑर्डर में किए गए, रिवर्स ऑर्डर में किए गए। अब हमें पता लगाना था कि यार कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी मौजूद होती है ताकि हम पता लगा सके एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैंने आपको बताया ना कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अगर उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो 5 कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी भी मौजूद होंगे जो उसके इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और वो न्यूट्रल बनेगा। अब यही वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गोल्डस्टेन। 1886 में इसने यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। हालांकि डेट्स यहाँ पे गलत लिखी हुई हैं, जे थॉमसन की डेट लिखी हुई है 1887 में, लेकिन जे थॉमसन ने इससे पहले वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो ये डेट गलत लिखी हुई है, आपने डेट से कंफ्यूज नहीं होना, बुक्स में गलत लिखी हुई हैं। तो ये दोबारा मैं ले लेता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच हुई है तो ये एनोड है, सेम वही डिस्चार्ज ट्यूब उसने ली, एक एनोड ले लिया, एक इसने ले लिया कैथोड। उसी तरह का इसने यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया ताकि यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वो एयर निकाल सके और एयर का प्रेशर एडजस्ट कर सके। इसी तरह इसने 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट की बैटरी भी लगा दी। उसी तरह का सेम पोटेंशियल डिफरेंस, जो एक्सपेरिमेंट सेम जे थॉमसन ने किया था, इसने वही वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर, लेकिन इसने एक चेंज की, इसने कैथोड के अंदर ना छोटे छोटे से सुराख कर दिए। क्या काम किया? कैथोड के अंदर छोटी छोटी सी परफोरेशन कर दी। इस कैथोड को हम कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। क्या कहते हैं हम? परफोरेटेड कैथोड, यानी सुराखों वाली कैथोड। इसने क्या काम किया? परफोरेटेड कैथोड बना दी और उसी तरह पीछे जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा दी, वही सेम काम किया। जैसे ही इसने 0.01 एटीएम प्रेशर अप्लाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, यानी यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालता रहा। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.01 एटीएम हुआ, 5000 से लेकर उसी तरह इसने 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो जिस तरह वहाँ से नेगेटिवली चार्ज निकलती थी, अब सेम वहाँ से पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी भी निकलना स्टार्ट होगी। ये क्यों निकली हैं, जे थॉमसन को क्यों नहीं पता लगा, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। हालांकि यही सेम एक्सपेरिमेंट था जो जे थॉमसन ने परफॉर्म किया है, लेकिन इसने पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी पता लगा लिया, जे थॉमसन पता नहीं लगा पाया। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इसने लगा दी परफोरेटेड कैथोड। इसने कौन सी लगा दी? परफोरेटेड कैथोड। जे थॉमसन सिर्फ ये परफोरेटेड कैथोड नहीं लगा पाया। होता सेम ऐसा ही था कि यहाँ से जैसे ही नेगेटिवली चार्ज स्पीशी प्रोड्यूस होती थी, उसी तरह एनोड से भी पॉजिटिवली चार्ज रेज निकल रही थी, और वो रेज इसी तरह कैथोड को क्रॉस करते 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 इस जिंक सल्फाइड के प्लेट पे टकरा रही थी और जिंक सल्फाइड की ये वाली जगह ग्लो कर रही थी। जैसे ही यहाँ पर जिंक सल्फाइड ने फ्लोरोसेंस क्रिएट करना स्टार्ट की, जिंक सल्फाइड ने क्या क्रिएट करना स्टार्ट की? फ्लोरोसेंस, यानी लाइटिंग। तो हमें पता लग गया कि यार ये क्या है, ये तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एनोड से भी कोई चीज़ निकल रही है
और वो कहाँ पे जा रही है, कैथोड की तरफ। चूँकि ये कैथोड के छोटे छोटे सुराखों को क्रॉस करके जा रही थी, उसके छोटे छोटे कैनाल्स को क्रॉस करके जा रही थी, इसीलिए जो गोल्डस्टेन था इसने इसका नाम रख दिया कैनाल रेज। क्या नाम रख दिया, कैनाल रेज या पॉजिटिवली चार्ज रेज, कैनाल रेज या पॉजिटिवली चार्ज रेज। अब हमें पता कैसे लगा कि यार इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पता कैसे लगा, वही 4 एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन ने परफॉर्म किए थे, इसने भी वही 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। पहला एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया कि हमें पता लगाना था कि यार ये एनोड से निकल रही है कैथोड से निकल रही है, वही काम इसने परफॉर्म किया। यहाँ पे प्लस लगा दिया, जैसे ही यहाँ पे प्लस लगाया तो जैसे ही रेस कैथोड से निकल रही थी एनोड के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। अब वो रेज निकल रही थी एनोड के ऊपर तो यहाँ पर शेडो पड़ रहा था, यहाँ पर शेडो पड़ रहा था। तो एक तो इस शेडो से हमें पता लगा कि यार ये रेज एनोड से निकल रही है और कैथोड की तरफ जा रही है। और दूसरा, जब यहाँ पर जिंक सल्फाइड की प्लेट ने फ्लोरेसेंस स्टार्ट की, यानी जिस जिस जगह वो रेस पड़ रही थी वो जगह चमकने लग गई। इन 2 एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता लग गया कि यार ये रेज एनोड से निकल रही हैं और कैथोड की तरफ जा रही है, पहली चीज़। दूसरा, वही सेम काम वही यहाँ पर उसने लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं नेगेटिवली चार्ज कर देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पर उसने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो जैसे ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की उसने, तो ये रेज एकदम नेगेटिवली चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट होगी, यानी ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया और नेगेटिव चार्ज से मूव करते 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 यहाँ पे जा रही थी। तो ये इस तरीके से हमें पता लगा कि यार ये कैनाल रेज हैं। और दूसरा, हमें ये पता लगा कि यार इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती हैं। हालांकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती हैं ये गोल्डस्टेन ने नहीं बताया था, ये रदरफोर्ड ने बताया था। किसने बताया था? रदरफोर्ड ने, क्योंकि रदरफोर्ड स्टूडेंट था जे थॉमसन का, जे थॉमसन का वो स्टूडेंट था। तो जो एक्सपेरिमेंट उसके टीचर ने परफॉर्म किया था, सेम वही एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया। और रदरफोर्ड ने हमें यह बता दिया था, सिर्फ जो गोल्डस्टेन था, गोल्डस्टेन ने हमें यह बता दिया था कि यार ये कैनाल रेज हैं, ये कैनाल से क्रॉस करके गुजरती हैं, ये कैथोड को क्रॉस करके गुजरती हैं और यहाँ पे स्ट्राइक कर रही हैं। उसने हमें यह बता दिया था कि इसका मतलब ये है कि एनोड से भी कोई ना कोई पार्टिकल और कोई ना कोई रेज निकलती हैं जो कैथोड के ऊपर जाती हैं और कैथोड के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, ये इसने बता दिया था। लेकिन रदरफोर्ड ने बताया था कि यार इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और जो एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने परफॉर्म किए थे, तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किए। इसने वही वाला पैडल व्हील वाला एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया। पैडल व्हील वाले एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि यार इसके पास मोमेंटम भी होता है, मोमेंटम भी होता है, ये हमें पता लग गया। और हमें यह भी पता लग गया इस एक्सपेरिमेंट से, और रदरफोर्ड ने हमें यह भी बता दिया कि यार इसी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में काउंटर पार्ट करते हैं, और काउंटर पार्ट करने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके अलावा आपको पता है ना, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट भी किया था। जब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमें पता लग गया कि न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। और रदरफोर्ड ने यह भी बता दिया था कि गोल्ड फॉइल में उसने हीलियम पार्टिकल्स यूज़ किए थे। क्या यूज़ किए थे? हीलियम पार्टिकल, जिसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज था, और वो न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट होकर आ रहे थे। न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट होने की वजह से रदरफोर्ड ने हमें यह बता दिया कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है। रदरफोर्ड ने, जैसे ही मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने उसमें हीलियम पार्टिकल यूज़ किए जिस पर डबल पॉजिटिव चार्ज था। तो जैसे ही वो न्यूक्लियस से टकरा के वापस आए तो हमें यह पता लग गया कि न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो रदरफोर्ड ने उसने ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशी डिस्कवर कर लिए थे, इसलिए उसने बता दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी यहाँ से निकल रही हैं वो बेसिकली न्यूक्लियस से निकलती हैं, और उसका नाम होता है प्रोटॉन्स। उसका नाम क्या होता है? प्रोटॉन्स। ये हमें पता लग गया कि यार प्रोटॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन्स किधर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किधर होते हैं, ये कैसे पता लगेगा? फिर रदरफोर्ड ने अपनी लॉजिक इस्तेमाल की, कॉमन सेंस इस्तेमाल किया। रदरफोर्ड ने बताया, देखिए आग और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते, एक जगह ऐसा नहीं हो सकता आग भी इकट्ठी रह रही और पानी भी, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर ये न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठे रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एज अ होल धमाका हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एटम्स के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस होता है, जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने बता दिया था, और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स, और एटम्स के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये बात पता लगी है, यानी एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, और एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन क्यों अंदर होते हैं? क्योंकि हमें जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उसने हमें बता दिया था कि न्यूक्लियस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशी मौजूद है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल यहाँ से टकरा के वापस आ रही हैं।
तो जब जैसे अल्फा पार्टिकल्स टकरा के वापस आ रही हैं, वहाँ से हमें पता लग गया कि प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो हमें ये भी पता लग गया कि प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बाहर ही होंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे अंदर रहेंगे तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, धमाका हो जाएगा। मतलब मार्कर 10 मिनट बाद फट जाएगा, ब्लैक बोर्ड 10 मिनट बाद फट जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इसके तमाम के तमाम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एकदम फट तो नहीं जाते, यानी उससे एनर्जी तो नहीं निकलती। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं और प्रोटॉन अंदर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर होते हैं तो वो स्टेशनरी भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो स्टेशनरी होंगे तो वो दोबारा न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर मेंटेन हो सकते हैं और एटम का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। यहाँ से हमें पता लगा कि यार इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। ये तमाम के तमाम हमारे पास जो है ना एटम की एक डिस्क्रिप्शन आ गई, जिसके बाद इसने ये प्लैनेटरी मॉडल दिया रदरफोर्ड ने कि हमारा जो एटम होता है वो जिस तरह सन होता है, सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसी तरह हमारा एक न्यूक्लियस होता है जो सन की तरह का काम करता है, और हमारे तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द प्लैनेट की तरह रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये तमाम का तमाम हमें ये रदरफोर्ड ने बताया था। अब हमें पता कैसे लगा कि यार ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशी की ये प्रोड्यूस की होती हैं। पहले हमें इसकी पीछे वाली लॉजिक हमें समझने की ज़रूरत है कि यार ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशी क्रिएट की होती हैं। अब देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कोई भी गैस डाली हुई है, मैं कह देता हूँ कि मैंने डाली हुई है हाइड्रोजन गैस, कोई सी भी गैस डाली हुई है। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कौन सी गैस डाली हुई है, हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा। अब जैसे ही यहाँ से मैंने 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इतने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करेगा, वो आके इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। तो जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अब क्या बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। प्रोटॉन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी घूम रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी, पॉजिटिव चार्ज भी घूम रहे हैं, नेगेटिव चार्ज भी, पॉजिटिव चार्ज भी घूम रहे हैं, नेगेटिव चार्ज भी। तो जे थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, तो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज स्पीशी थे, जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज थे, वो यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए। एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ उसने मूव करना स्टार्ट कर दिए, कैथोड से एनोड की तरफ, तो जिसको उसने कैथोड रेस का नाम दिया। तो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म कर दिया, लेकिन जे थॉमसन का मसला ये था कि जे थॉमसन ने यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड नहीं लिए थे। तो जो कैथोड थे वो तो इसको क्रॉस करके जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर चिपक जाते थे, यानी यहाँ से चमकना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स का साइज बहुत बड़ा होता है, प्रोटॉन्स का साइज बहुत बड़ा होता है, यानी 1866 टाइम वो इलेक्ट्रॉन से बड़े हुए होते हैं। तो वो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इस मेटल की प्लेट को क्रॉस करके यहाँ पे जिंक की सल्फाइड की प्लेट को ग्लो नहीं कर सकते थे। तो जिसकी वजह से उसको ये पता नहीं लगा कि यार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्पीशी भी मौजूद होते हैं। उसको क्यों नहीं पता लगा, क्योंकि उसने परफोरेटेड कैथोड नहीं लिए थे। दोबारा बात सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल की स्पीशी को क्रॉस करके, मेटल की ये जो इलेक्ट्रोड इसने लिया हुआ इसको क्रॉस करके गुजर सकते हैं, और इसको क्रॉस करके गुजर के यहाँ पे जिंक सल्फाइड की प्लेट को ग्लो कर सकते हैं। लेकिन प्रोटॉन इस प्लेट को इस प्लेट से इलेक्ट्रोड से नहीं गुजर सकते, क्योंकि प्रोटॉन का साइज बहुत बड़ा होता है, प्रोटॉन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो इससे आराम से नहीं गुजर सकते। वो तभी गुजर सकते हैं जब यहाँ पे परफोरेशन होगी, यहाँ पे छोटे छोटे होल होंगे। सिर्फ अगर जे थॉमसन यहाँ पे होल ले लेता तो जे थॉमसन ये भी बता देता कि यार यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशी होती है, तो और इसका वो वाला एक्सपेरिमेंट आराम से कामयाब हो सकता था। तो यहाँ से हमें पता लगा कि यार एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशी होती है जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होती है, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये तमाम का तमाम काम हमें जो गोल्डस्टेन था उसने बताया था और रदरफोर्ड ने बताया था, इसीलिए इसे गोल्डस्टेन ट्यूब भी कहते हैं या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।